सुराग किसी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी ये गुलाब किसी। वीर तकी वीर का शेर, वाह किसने कहा? किसने वाह किया है? खड़ा होकर आप बता दे, वही किसने कहा? किसने कहा? वाह भाई बताओ, इसका अर्थ बता दो, नहीं तो दोबारा किसी शेर को वाह मत करना बिना आप जाने। मैं खड़ा कर सकता हूँ आप पूछने, बहुत उम्दा शेर है। और ये गालिब का पहले का शेर कहे जाते हैं और कहने के तरीके से भी अर्थ खुलता, सुनने के तरीके से भी अर्थ खुलता। शेर की विशेषता होती है या नज्म की, कहानी और सुनने के बीच का एका होना चाहिए। जैसे व्यवहारिक धरातल पर, राजनीति के स्तर पर कहते हैं कथनी और करनी का एका होना चाहिए। ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, कहते हैं कथनी और करनी का एका नहीं। वैसे ही शेर के मामले में कहानी और सुननी का एका होना चाहिए। जो आदमी कह रहा है वो सुन के आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको बीच में तो वाहवाही नहीं करना चाहिए। वाहवाही से आदमी मरता भी मालूम है। जैसे मैं आप कुछ लिख के आप दिखाएं मुझको, तो वाह क्या लिखा है साहब, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप 10 जगह जाकर बताएंगे भाई गुरु जी ने आज मेरी तारीफ की, वो लड़के भी अच्छा गुरु जी ने तारीफ की, वाह क्या लिखा है, आपकी कहानी खत्म सी। शिवमूर्ति की एक कहानी पढ़ी थी मैं। शिवमूर्ति की कहानी में एक लड़का बड़ा काम कर रहा था और उसके बारे में अखबार में खबरें रहती थी फोटो के साथ। जब फोटो छपे अखबार में तो घर चला जाए लेकर और पिताजी को पढ़ के सुनाए, देखिए मेरे बारे में खबर छपी। पिताजी कोई प्रशंसा का शब्द ही नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, चुपचाप चेहरे पर कोई मुस्कान के भाव भी। और माँ को सुनाए तो माँ को पीठ ठोके, कुछ अतिरिक्त खिला दे, छाछ वाछ खिला दे, वाह बेटा क्या कर रहा है, बहनें प्रसन्न, गाँव के लड़के प्रसन्न कि साहब अखबार में नाम छप रहा है, फोटो छप रही है। बाप कभी नहीं बोलता। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, फिर गया, बाप ने प्रशंसा कोई शब्द नहीं। तीसरी बार गया, अंत में इसके मन में ये आ गया कि मेरा बाप जलता है। इसके दिमाग में ये आ गया है कि जितनी तारीफ मैंने पाई, जितना नाम कमाया है, बेटा उससे आगे नहीं निकल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बाप सोचता। तब तय करता है कि बाप का कत्ल कर दे, प्रशंसा करेगा नहीं। अरे हम जब आगे जा रहे तारीफ करो, खत्म कर देते हैं। रात में खाना खाकर उसके माई बाप झोंपड़े में सोने गए, सामान्य परिवार का नहीं बढ़ता, झोंपड़े में सोने गए तो ये भी खाना खा के टांगी लेकर गए। टांगी जानते हैं ना, पेट खली रहती लड़की, क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। असल में मैं गांव का, ये ग्रामीण जीवन के जो शब्द है ना वो जा नहीं रहे जबान से। थोड़ा और महानगरीय संस्कृति हावी होगी तो हम भी कुल्हाड़ी कहें, थोड़ा अभिजात पे बोल होगा, कुल्हाड़ी कहने हम टांगी कहते हैं। वो टांगी जो है लेकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि दोनों सो जाए तब काटे बाप को। लेकिन दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे आपस में। पत्नी ने कहा, मैंने इसकी माँ ने कहा इसके बाप से, इसके अपने पति से, अरे क्या हमेशा झोपड़े में रात में सोए रहते हो, निकल कर बाहर देखो, क्या चांदनी, कभी चांद को भी देखा करो, ऊपर भी देखा करो, क्या खूबसूरती है। तो जब कहा कि चल के देखो, तब बाप ने, मतलब उसके पति ने क्या टिप्पणी की, कहा कि चांद को देखने चलना है। मेरा बेटा इतना नाम तुम्हारा है, तारीफ ही नहीं करते, चलना है चांद की तारीफ कर। क्या क्यों नहीं करते हो? कहा कि तारीफ इसलिए नहीं करते, अगर कर देंगे तो जो कर रहा है वो आगे नहीं करेंगे, मान लेगा कि यही दैट्स ऑल है, इसलिए अभी हम देख रहे हैं कि और आगे जाए तो हम तारीफ करेंगे। और बेटा तो बाहर टांगी लेके खड़ा था कि बस सोए और काट दे, उसके हाथ से ही सुनने के बाद कुल्हाड़ी छूट गई टांगी और बहुत रोया जाकर कि हम गलत सोच रहे थे। इंद्र भी ईर्ष्या करते हैं, तारीफ वाहवाही जिनकी ज़्यादा होती है। एक आदमी की धरती बड़ी वाहवाही हो रही, इंद्र को जलन होने लगी तो मेरे सत्ता को बुला सकता है, उसको पकड़वा के ले आए ऊपर
और लगा दिया परियों को और नौकर चाकर को, कहा कि देखो दिन रात इसकी तारीफ करना, 24 घंटे कहते रहना कि आप महान आदमी, अरे आप विद्वान आदमी, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। और तारीफ के चलते ये कहीं जा नहीं पाएगा, तो मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दे पाएगा। तो मान लिया कि बस हम हो गए तो ये हम बच जाएगी मेरी सत्ता। इसलिए ज़्यादा वाह वाह करने के पहले एक बार सोचना चाहिए। ये मैं भविष्य के लिए कह रहा हूँ, ये वन में चल जाएगा। वन में आदमी ये सब बोलने का तरीका भी सीखता है, कहाँ वाह कहना है, कहाँ। और ये हादसा हो चुका है इस देश के आदमी। पूछा एक देश के नेतृत्वकर्ता ने ठोक कर मंच को कि आप किसको वोट दें। लोगों ने कहा कि आपको, कहा कि शाबाश एक बार और बोलिए। उन्होंने कहा कि आपको, और जीत हो गई आपको, आम आदमी पार्टी की जीत हो गई। लेकिन जो ताली ठोकवा रहे थे समझ रहे थे, कह रहा है कि आपको, मैंने हमको कह रहा है, बार बार बोलवा रहे किसको वोट देंगे, कहा कि आपको। तो कई बार ये वाह वाह के चक्कर में परेशानी होती है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि एक बार फिर से पढ़ने की बात हुई, एक बार फिर से कह दी, तो फिर से नहीं, हम लोग आगे चले। कई बार संशय जो है वो फिर आता है, और ये आधुनिक मनुष्य की विशेषता है। निराला ने राम की शक्ति पूजा में इस कविता का इस्तेमाल किया, इस फिर का इस्तेमाल किया है। राम की शक्ति पूजा में लिखा निराला ने, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। तो फिर संशयी होना मतलब हर कदम पर संशयी होना, बार बार संशयी होना, यह आधुनिक मनुष्य की विशेषता है। अब देखिए, जैसे ऐसे भी निकला जा सकता है, हाँ नहीं, अब ये सब जो यहाँ बैठे हैं सब बिना काम पे बैठे हैं। तो भारत का जो वेद है, जो भारत का शास्त्र है, जो भारत का परंपरागत ज्ञान, वो इसका निषेध करता है। फिर संशय नहीं होना चाहिए। वो तो कहता है कि संशयात्मा विनश्यन्ति, संशय से मनुष्य का नाश होता है। लेकिन पाश्चात्य विचारकों में देकार्त ने चिल्ला कर कहा कि संशय ही विश्व की धूरी है। मतलब आधुनिक मनुष्य की विशेषता संशय है। इसके निराला जब अपने यहाँ राम को ले आते हैं अपनी कविता का विषय बना के, तो राम तो कोई आधुनिक थे नहीं, चले आ रहे हैं पहले से। तो आधुनिक कैसे बनाया जाए, तो यही इसी महत्वपूर्ण गुण को पकड़ लिया आधुनिक मनुष्य के, कि आदमी संशय होना चाहिए, संशयी होना चाहिए, तो राम को होना चाहिए। तो इसीलिए लिखते हैं कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। ये फिर शब्द जो है, इसकी कई व्याख्याएं मैं कर दे सकता हूँ, मैं फिलहाल हम निबंध पर केंद्रित है। इस गिरकुट बिहारी का नाम क्या है? मतलब यह जो पर्वत पर चढ़कर विहार कर रहा, ये विहार शब्द बना कैसे? 3 शब्द हैं, चैत्य, स्तूप और विहार। जहां बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं, पूजा गृह को चैत्य कहते हैं। जहां बुद्ध का कोई अवशेष रख कर पिरामिड बना दिया गया, स्तूप, सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, ये सब बुद्ध के कोई न कोई अवशेष है, बाल है या नाखून है, कुछ है, कपड़ा भी हो सकता है। और विहार जहां बुद्धिस्ट रहते हैं वो विहार, तो रहने से आशय। तो सुंदर पर्वत पर जो ये रह रहा है, विहार कर रहा है, उसका नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा। गए हैं ऊंचाई पर, चंडीगढ़ कभी गए हैं? चंडीगढ़ बसाया गया शहर है जी सर, प्लान्ड वे में है,
और चंडीगढ़ से आगे जाएंगे तो शिमला मिलेगा। ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ते जाती है और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो 2-3 घटनाएं होती हैं। हवा का दबाव कम होता जाता है, हवा का ठंडापन बढ़ता जाता है और पेड़ पौधे जो है वो घने की अपेक्षा लंबे लंबे दिखने लगते हैं। आप जैसे जैसे शिमला की ओर जाएंगे तो एक अजीब सा हाहाकारी शोर दिखाई पड़ेगा। शिमला में रहा हूँ 3 साल एसोसिएट राष्ट्रपति निवास, तो लगेगा कि शांत महासागर का पानी ऐसे हरा कर बह रहा है, लेकिन गौर से देखिएगा जो देवदार के पेड़ होते हैं लंबे लंबे, उनसे हवा जब गुजरती है तो लगेगा कि कहीं से झरना गिरना, हाहाकार मचा रहा है। इसका दृश्य शोर ऑलवेज रहता है और कहीं खाई गया तो वो है और ठंडापन नेचुरल रहता है, एसी की हवा की जरूरत नहीं। शिमला में जो राष्ट्रपति निवास बना, जब एसी आविष्कृत नहीं थी तो दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए वहाँ बनाया गया। तो वहाँ रहते थे 1 महीना राष्ट्रपति वगैरह, राजेंद्र प्रसाद भी रहे, राधा कृष्णन ने उसको डोनेट कर दिया शिक्षा मंत्रालय को, तो अब वहाँ शिक्षक जाते हैं, रहते हैं, कार्य करते हैं और आवास बन गया। तो ऊपर की ओर जाने पर ये कह रहे हैं कि ये जो मन और ऊपर जाएंगे तो चीज़ें उड़ती हुई दिखती हैं, आपको भी लगेगा कि हम बादल छू रहे हैं, उड़ रहे हैं। खाटू पीक एक जगह है, शिमला के आगे जाएंगे तो जिधर सेव का बगान, सेव का और चेरी का बगान, आप उधर जाएंगे तो ऊंचाई इतनी बढ़ जाएगी, ऊपर आप खड़े होंगे पर्वत पे लगेगा कि आसमान को छू सकते हैं आप। अगर कोई फोटो खींचे आपकी तो लगेगा कि आपको आसमान को टांगे हुए उंगली पर जैसे कृष्ण ने उठा लिया था पर्वत वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद जो हवा चलती है वो उड़ाने वाली हवा चलती है, लगेगा मन उड़ा दे रही हवा। प्रणय सर से पूछिएगा कि सर आइसलैंड की 2 खूबसूरत बातें बताइए। आइसलैंड रह के आए हैं 2 साल, जो आपको 10 तारीख के हेड होने वाले हैं प्रणय कृष्ण सर, तो वो बताते हैं कि वहाँ हवा आदमी को गिरा देती है। इसके हर आदमी के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया हुआ हवा का, आपको घर छोड़ने के पहले, घर से कार्यस्थल की ओर निकलने से पहले ऐप में देख लेना पड़ता है कि हवा की क्या पोजीशन, वरना निकलेगी तो हवा पटक देगी उठा के। तो हवा आदमी को गिरा देती है, बताए सबसे खूबसूरत चीज़। तो हवा ऊंचाई पर है, आदमी को जो गिरा देती है तो पेड़ पौधों को जो गिरा सकती है, पेड़ पौधों को भी झुका दे सकती है। अब यहाँ फला हो और आंधी आ जाए तो हवा जो गुल खिलाती है, वैसा गुल तो रोटी भी पेट में जाने के बाद नहीं खिला पाती, जो झकझोरती है पौधों को, लुटा देती है धरती पर और बच्चों को बिना पत्थर मारे आम भी खिला देती है। हवा उपकारी हो जाती है ऐसे में। और जो बच्चा घर में चाहे जितना बांध के रखिए, आंधी चले सर पर भागता पेड़ के। तो हवा की विशेषताएं कई। तो मन को उड़ाना, ये मन की जो उड़ान है वो बिना कहीं गए भी हो सकती। शरीर को उड़ाना हो आपको तो कहीं जाना पड़ेगा, और शरीर को उड़ाना हो तो या तो हवाई जहाज में बैठ के उड़ा दे सकते हैं, या शरीर में हाइड्रोजन गैस भर लीजिए। लोग कहते हैं कि बजरंगबली को एक कला मालूम थी, शरीर में गैस भर लेते थे इसलिए उड़ जाते थे। भाई हवा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है हवा, और ऑक्सीजन से कोई हल्की गैस शरीर में भरेंगे तभी हवा के ऊपर उड़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन देखते हो कभी कभी मेले बाजार में गुब्बारा भरे रहते हैं और उसको पकड़ के खूंटे से बांधे रहते हैं, हल्की गैस रहती है हाइड्रोजन। तो लेकिन मन को उड़ाने के लिए किसी गैस की जरूरत नहीं। मन की उड़ान आप कुर्सी बैठ के भी लगा सकते हैं, आप चलते चलते उड़ा दे सकते हैं मन को। तो ज्यादा मन का उड़ाना, कई बार आपने सपना देखना दिन में हो जाता है। जैसे आप रोज मन उड़ाइए कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये माना जाएगा कि ये दिन में देखा गया सपना है, कोई पूरा नहीं। सपने पूरे नहीं होते, सच भी नहीं होते, लेकिन सच होने के लिए कई बार सपना देखना जरूरी होता है।
लेकिन मन की उड़ान आमतौर पर निगेटिव बहुत ज्यादा करा देती है, अरे मन उड़ाता रहता है। बेमन की उड़ाते हैं कुछ लोग, जैसे बेपर की उड़ाना मुहावरा है कि बिना मन की उड़ाती है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ पर है। नूरजहां कबूतर की शौकीन हाथ में ली, तो उसके दो कबूतर, एक हाथ में बैठाई थी, एक कंधे पर। लेकिन एक दिन देखा बादशाह ने एक कबूतर तो हाथ में है, कंधे वाला नहीं है। तो एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। नूरजहां ने कबूतर उड़ाते हुए कहा कि अपर कैसा, ये लोग उड़ गया, सब पर है। अपर मने बिना, पर मने पंख। बादशाह ने पूछा था कि अपर कहाँ है, दूसरा कहाँ, वो ये अर्थ था। पर में दूसरा भी होता है, पराया उसी शब्द बना, तो अपर मने दूसरा। तो पूछा कि एक तो है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ पर है, दूसरा कहाँ। इसने अर्थ ग्रहण कर लिया संधि विच्छेद करके, अपर माने बिना पंख का। उसने कहा कि अपर कैसा, ये लोग उड़ गया, सब पर है, वही तो पंख वाला है, मन के साथ। तो बिना पर के उड़ाते हैं कुछ लोग, तो बिना मन का। लेकिन ये कह रहे हैं कि मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथ अनाम गर्तिना विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो ये अचानक याद आना बिजली के स्पार्क की तरह है। एकाएक से बिजली चमकती है, जैसे बिजली का फूल देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा होगा, तो साल को पढ़िएगा तो चक्कर आने लगता है। तो साल में श्रद्धा सर्ग में लिखा, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, खिला हो जो बिजली का फूल। बिजली का फूल कहाँ से होगा? कई बार कभी लोग मुश्किलें भी खड़ी कर देते हैं आने वाली पीढ़ी के सामने, करते रहो क्या। बिजली का फूल कह दिया, कबीर ने ऐसे ही कह दिया था, पुष्प की सुगंधी से भी पतला, बहुत वास्ते पातरा। अब देखते चलिए कि पुष्प की सुगंधी कितनी पतली होती है, पुष्प की सुगंधी से भी पतला। पूछा था कबीर कैसे, कबीर से कैसे ईश्वर, तो कहा कि जाके मुँह था नहीं, ना ही रूप रूप कुहुक वास्ते पातरा, ऐसा करता लो। पुष्प की सुगंधी से भी पतला है, पता लगाते चलिए, दे दिया टास्क का, पता लगाते चलिए बिजली का फूल कैसा होता है। तो कह दिया अरे यह तो फूटा गई, अचानक याद आना। अचानक कई बार कोई बात याद नहीं आती। इंटरव्यू देने जाएंगे, अब पूछ दिया कि मधुशाला किस फारसी कवि के तर्ज पर लिखी गई कृति है, तो लगेगा कि पेट में है, अचानक मुंह में नहीं आता। अब इंटरव्यू बोर्ड में कह नहीं सकते कि देखिए पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा, नहीं कह सकते। अब वो अगर ऐसा कह दिए तो इंतजार करेगा मुंह में आने का। भाई हम बैठते हैं, पानी पी लो। यहाँ पानी पिलाया गया था प्रोफेसर को इंटरव्यू, अचानक उनके मुंह में कुछ आ ही नहीं रहा। कुलपति जी ने कहा कि आप पानी पीना चाहेंगे, बोले हाँ पानी पी लेंगे तब आ जाएगा, पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा। अंत में नहीं पता पर मुंह में आया ही नहीं, तो कहा कि आप जा सकते। तो अचानक आना, आप थोड़े बड़े होंगे, अभी से ही आजमाइएगा। आप भाषण देने के लिए खड़े होंगे मंच पर, खूब तैयारी करके जाएंगे, और अचानक से जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो गायब हो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इसे मेरी डिमेरिट भी आप मान सकते हैं, मेरा अवगुण मान सकते हैं, मेरा भी ऐसा हुआ है। मैं गया एक जगह इंटरव्यू देने, और मुझे एक्सपर्ट ने पूछा कि आपके प्रिय कवि कौन। मैंने कहा कि निराला। कहा वाह बड़ा अच्छा है। कहा उनकी कविता आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। कहा कि पहली लाइन सुनाई। अब अचानक से पहली लाइन याद नहीं आई, यहाँ थी लाइन, पेट में थी, मुंह में नहीं आ रही थी। और मैं घबरा गया, और पहला ही सवाल, अमूमन पहले सवाल पर अगर पिट गया तो नर्वस भी करने खतरा रहता। और इंटरव्यू में ज्ञान की नहीं पर्सनालिटी परीक्षा होती है, तो मैंने हेड नहीं खोया,
अब 2 बार सोचा मैंने कि अचानक आ जाए, नहीं आया। तब मैंने कहा कि पहले मैं आखिरी लाइन सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले पहली लाइन सुनाएंगे। मैंने कहा नहीं, पहले आखिरी लाइन सुनाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? तो हमने आखिरी लाइन से तभी पहली लाइन का अर्थ खोल पाएंगे आप, क्योंकि मुझे मेरा हकीकत कुछ और हकीकत ये था कि आखिरी लाइन एकदम जवान तो थी और पहली लाइन पेट में, जवान तो नहीं आ रही। तो कहा अच्छा सुना दीजिए। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि आखिरी सुना दूसरा तो पहले जरूर अचानक याद आ जाए। तो मैंने सुनाया कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। उन्होंने कहा वाह ये तो याद है, और पहली सुना दिए तब तक जवान बना दिया अचानक। कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराधेश। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्यों किया आपने? हाँ ये सवाल आपका उत्तम। ज्ञान कविता होगी पर तब जाती है जब वो हुआ लग जाता। रवि हुआ मतलब निराला ने राम के पुराने मिथक और संदर्भों को अस्त कर दिया कि अब नहीं, हम आधुनिक काल में कविता लिखना चाह रहा हूं, अब हम नए सिरे से आपको ले आएंगे, तब आपकी विजय हो सकती है। इसलिए यह कविता हुआ से होगी। तब कहा कि शाबाश भाग जब के सिलेक्शन भी हुआ उसमें। मैं कह रहा हूँ कई बार अचानक ये आपके साथ भी हो सकती है। अचानक जो आना, वो अचानक क्या याद आता है? अरे यह तो बहुत देर से परेशान थे, क्या है क्या, मन को दौड़ा रहे थे, इधर उधर अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अचानक से याद आता है अरे भाई या तो कभी कभी लोग गीतों में बालेश्वर यादव जब खोजने निकलते हैं बुलाए हुए आदमी को, तो पता नहीं कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा कहाँ कहाँ खोजते हैं, और अंत में बहुत धीरे से कहते हैं कोई यही थी गाँव में, और खोज लिया पूरा। तो कहने का आशय कि अचानक याद आना, जैसे अचानक कोई चीज हट जाना, ये तो भाग्यपूर्ण भी होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अचानक अनाउंस हो कि आज से यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, तो 3 दिन बीमार रहेंगे आप। अच्छा खासा पढ़ रहे थे, अचानक से कोरोना आ गया। जा रहे हैं गाड़ी से, अचानक लड़ गए, या अचानक कभी कभी किसी का सोचते हैं सोए थे, सोए ही रह गए, अचानक चले जाते हैं। तो हम हिचकियां लेते हैं, रोते हैं, मेरे अचानक चले गए। तो अचानक कई बार जाना खौफनाक भी है, लेकिन अचानक याद आ जाना, अचानक न याद आ जाना बहुत विलक्षण बात भी होती है। तो जब जब इस चक्कर में पढ़िएगा तो जरूर हम याद आए तुम्हारे दिन समय क्या कहा था। अचानक के फेर में कभी पढ़िएगा तो रास्ता निकाले, हारिएगा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे मौकों पर हारिएगा नहीं, अचानक नहीं मुंह में आ रहा तो रास्ता निकाल लीजिएगा। ये नहीं कहिएगा कि हमको नहीं आता, या अचानक हमको कुछ नहीं सूझ रहा, तो अचानक परीक्षा नहीं ली जाएगी। तैयारी करा के पाठ्यक्रम पढ़ा के ली जा रही, तो भी लड़के अचानक हंगामा कर दिए कि परीक्षा नहीं दे। तो खैर, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष बहुत निराशाजनक रहता है। कवियों द्वारा अवमानित मतलब बताई यह कूटज है, साधारण सा वृक्ष है। कवियों ने इसकी चर्चा ही नहीं की। कवि जो है बेला, चंपा, चमेली, गुलाब, गुलमोहर, इन सब के चक्कर में पड़े रहते हैं, यहाँ तक जूही के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो एक कूटज का कोई ध्यान नहीं रखता। मान लिया यहाँ तक कि संस्कृत वालों ने, जिस संस्कृत पर हम गर्व करते हैं, बात करते हुए 2 किलो वजन हमारा पड़ जाता है कि संस्कृत का साहित्य इतना समृद्ध है, और उन लोगों ने भी उपेक्षा की इसकी। तो क्या ये जो हाशिया बनता है इन्हीं उपेक्षा से बना? कूटज, अब देखिए क में बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लगाती है जी सर। कूटज, कूटना एक शब्द है। ओखल में डालकर कई बार महुआ गुड़ मिला के लट्टा भी कूटते हैं। ओखल में डालकर कई बार किसी का सिर भी कूटते हैं।
जैसे हिंदी दिवस आएगा 14 सितंबर को, जो बड़े बड़े भाषणबाज होते हैं वो हिंदी को छोड़ के बाकी भाषाओं के ओखल में डाले कुटाई करने लगते हैं। तो ओखल में डाल के कूटना, धान से भूसी निकालना हो तो कूटो तो अलग हो जाएगा, लेकिन आदमी को कूटोगे तो कचुआ निकल जाएगा, भाषा में कूटोगे तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसके कूटज, इसको कूटा जाता है। कूटज हर्षुकार है तो एक शब्द, लेकिन कूटज कह रहे हैं तो मतलब कूट करके इसको जन्माया जाए, ठीक किया जाए। और हमेशा जो कूटा जाता हो, जो पीसा जाता हो, वो जाता में जाए, चक्की में जाए। तो एक चिड़िया वाली कहानी है ना, कूटे में काना फंस गया था, वही वो चक्की। और केदारनाथ सिंह कविता पढ़ोगे, आवाज, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? केदारनाथ जी पहले दौड़ेंगे खेत में, गेहूं पकते हुए गेहूं के दानों में कान लगा के सुनेंगे कि आवाज यहाँ से आ रही है। फिर भागेंगे घर में तो पाएंगे कि माँ जो है जाता चला रही है, आवाज वहां से आ रही है, उसमें घुस के देखना चाहते हैं कि आवाज यहाँ से आ रही है। नींद आ जाती है और आवाज याद बनाते हैं। बड़ी अच्छी कविता है, छोटी सी आवाज, दौड़ते ही इधर उधर के कहाँ से आवाज आ रही है। तो कई बार कूटने और पीसने से आवाज भी आती है। और इलाहाबाद में तो ये कूटना शब्द बड़ा कॉमन है, वो अन्न कूटने से नहीं है, आदमी को कूटने से। इतना कूटेंगे कि दिमाग सही हो जाए। और कूटते शरीर को हम लोग कहते हैं दिमाग सही हो जाए। जैसे ऐसे भी लोग कहेंगे कि जूता खोल कर मारेंगे दिमाग सही हो जाए, पहने रहते चप्पल। वो हासिल फिल्म में दिखाया है लोगों, जो मर गया हीरो को होना काल में क्या नाम था? ना सुशांत, इरफान खान। हाँ इरफान, वही तो है हासिल। बढ़िया। करबंद इलाके की शूटिंग है, वो कहता है कि बम्बई में बम मारो तो परखचे हो जाते हैं, इलाहाबाद में बम मारो तो पत्थर भी नहीं उड़ पाता, कंकड़ भी नहीं उड़ता। और कहा कि कहीं हादसा हो बाहर, लोग पहला फोन पुलिस को करते हैं, इलाहाबाद में पहला फोन हॉस्टल के सीनियर को करते हैं। देखा है कि नहीं? देखिए हासिल के इलाहाबाद है। ये हमारे पढ़ाने की जो शैली है, ये हम निबंधकारों की शैली पर चल रही है। बात एक वृक्ष पर कर रहे हैं, हजरत द्विवेदी आपको घुमा फिरा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा घुमा फिरा के बात हो, मूल विषय पर बात। कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा, पर नाम इसका चाहे कूटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कूटज होगा। गिरकूट पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष को कूटज करने में विशेष आनंद मिलता है। जो गिरकूट, चित्रकूट शब्द सुना होगा जी सर। कूट माने पर्वत, चित्र माने सुंदर, सुंदर गिरकूट माने सुंदर पर्वत। तो जो पहाड़ पर उगेगा वो उगाया नहीं जाएगा, उग जाएगा, अपने से पड़ गया वो। और उसको कूटने के लिए हवा भी है, प्रकृति भी है, बर्फ भी है, सब है, तो खड़ा। तो असल में तो ये कूटज ही है जो पिटा करके भी, त्रस्त होकर के भी खड़ा है। असल में तो हजारी द्विवेदी है, चाहे जितना परेशान करो, दिखेंगे तो चोटी पर हम ही। कूटज कहाँ उगता है? पहाड़ पर। धनात्मक लगाव नहीं उगेगा, ऊंचाई पर। ये भी होगी, चाहे जितनी मेरी कुटाई करना चाहो, मैं शीर्ष पर आऊंगा। बहरहाल कूटज है, मनोहर कुसुम स्तवकों से घबराया, उल्लास डोल चारों से कूटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, कालिदास ने मेघदूत की शुरुआत इससे की। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, इसी एक वाक्य को लेकर मोहन राकेश ने नाटक लिखा। आषाढ़